कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 33वीं किस्त मौत का ताक़ुब का दूसरा हिस्सा। जजीरे पर बारिशों का मौसम लंबा हो गया। हर वक्त आसमान पर बादल छाए रहते। थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश हो जाती। ये वहाँ का बरसात का मौसम था। मलका फुलानी अब अंबर की बड़ी खैरख्वाह बन गई थी। उसने बताया कि बरसात का मौसम कम से कम 4 माह तक जरूर रहता है। अंबर के लिए इंतजार के सिवा और कोई चारा न था। समंदर में भी बड़ा तूफान था। बड़ी बड़ी लहरें उठकर साहिल से टकराती रहती। शकुंतला भी बड़ी बेताबी से मौसम के पुरसकून होने का इंतजार कर रही थी। बादबानी कश्ती को एक बड़े गुंजान दरख्त के नीचे छुपा दिया गया था। एक रात मलका फुलानी बड़ी सख्त बीमार हो गई। उसे इस किस्म का बुखार हुआ कि वो बेहोश हो गई और उसका सांस उखड़ना शुरू हो गया। जजीरे की जंगली औरतों के ख्याल में उनकी मलका मरने वाली थी, क्योंकि जजीरे में आज तक जिस किसी को इस किस्म का बुखार हुआ था वो कभी जिंदा नहीं बचा था। अंबर ने मलका की हालत देखी तो शकुंतला से कहा कि वो जजीरे के जंगल में जाकर बेर बूटी के फूल ले आए। शकुंतला उसी वक्त कुछ औरतों को साथ लेकर जंगल में गई और बेर बूटी के सुर्ख फूल चुनकर ले आई। अंबर ने उन फूलों को गर्म पानी में भिगोकर उनका अर्क निकाला और उसके कतरे मलिका के हलक में टपकाए। सारी जंगली औरतें बड़ी हैरानी से अंबर को इलाज करते दिख रही थी। अर्क के टपकाए जाने के साथ ही मलिका का सांस दुरुस्त हो गया और बुखार की शिद्दत भी कम हो गई। थोड़ी देर बाद मलिका होश में आ गई। अंबर ने उन तमाम औरतों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि आइंदा जब किसी को इस किस्म का बुखार हो तो इसका इलाज बेर बूटी के अर्क से किया जाए। मलका अंबर की अक्लमंदी से बेहद मुतासिर हुई। उसने कहा, अंबर अगर तुम हमारे जजीरे पर रह जाओ तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती होगी। हम तुम्हें अपना बादशाह बनाकर रखेंगे। अंबर ने कहा, मलका फलानी मेरे कुछ फराइज हैं जो मैंने अभी जाकर पूरे करने हैं। मुझे शकुंतला को उसके खामन के पास पहुंचाना है। जापान में अपनी एक बहन मारिया और भाई नाग से जाकर मिलना है। इंसान का जो फर्ज है वो सबसे पहले उसे पूरा करना चाहिए और उसके मुकाबले में अगर दुनिया के ऐशो आराम भी मिलते हो तो छोड़ देने चाहिए। ऐसा आदमी किसी काम का नहीं होता जो दुनिया के ऐश तो सारे करता रहे मगर फर्ज एक भी अदा न करे। इसलिए मुझे माफ़ किया जाए। मैं इस जजीरे में बैठकर खुद आराम की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता जब तक मेरे भाई और बहनें तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहे हों। मलका ने कहा, शाबाश है तुम्हारे जैसे नेक दिल और फ़र्ज शनास इंसान। तुम जितने बहादुर हो उतने ही जिम्मेदार और अच्छे इंसान हो। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर कभी तुम ये समझो कि तुमने अपने सारे फ़र्ज अदा कर लिए हैं तो फिर इस जजीरे में आकर ज़िंदगी के कुछ साल ज़रूर बसर करना। अंबर ने कहा, फलानी मैंने ज़िंदगी में कभी कोई झूठा वादा नहीं किया। मैंने आज तक जिससे वादा किया है उसे पूरा किया। इंसान वही अच्छा है जो अपना वादा पूरा करता है। मैं तुमसे वादा नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर कभी मुझे ज़िंदगी में ये वक्त मिला तो इस जजीरे पर ज़रूर आऊँगा। उस रात मलका ने अपने सेहत याब होने की खुशी में एक ज़बरदस्त दावत की। जजीरे की तमाम औरतों को खाने पर बुलाया गया। खाने से फारिग होकर मलका फलानी ने अंबर से पूछा, भाई अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? अंबर समझ गया कि वो क्या पूछना चाहती है। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ मलिका ज़रूर पूछो, लेकिन मैं जवाब देने का वादा नहीं करता। मलिका ने कहा कि तुम्हारे पास ये ताकत कहाँ से आई कि तुम पर मौत का असर नहीं करता? तुम जिंदा रहते हो, तुम्हें जख्म नहीं लगता और तलवार तीर तुम पर बेअसर हो जाते हैं। अंबर ने कहा, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तुम्हें मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम जिद करोगी तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ये गहरा राज है, एक ऐसा राज जिसे मैं किसी पर जाहिर नहीं कर सकता। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मलका अपना सा मुंह लेकर रह गई। वो उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन अंबर ने उसे अपना राज बताने से इनकार कर दिया। वो खामोश हो गई। फिर उसने कहा, काश तुम मुझे अपने राज में शरीक करते, काश मैं भी तुम्हारी तरह गैर फानी होती। अंबर बोला, ये खुदा की मर्जी है और खुदा की मर्जी के बगैर इस कायनात का एक ज़रा भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। मेरा इसमें कोई इख्तियार नहीं। ये ताकत अल्लाह ने मुझे दी है। मैं इसे ना आगे किसी को दे सकता हूँ और ना इसे अपने से अलग कर सकता हूँ। हाँ, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर इंसान नेक हो जाए, अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से अदा करे तो मौत का हाथ उस तक नहीं पहुँच सकता। तुमने बड़े जुल्म किए हैं, तुम खुदा से तौबा किया करो। हो सकता है खुदा तुम्हें एक दिन माफ़ करके मेरी तरह ताकत दे दे। फिर अंबर बोला, मुझे ये तो बताओ कि तुम इस जजीरे में कब से मलका बनकर हुक्मरानी कर रही हो? क्या तुम इस जजीरे में पैदा हुई थी? तुम किसी जजीरे के गर्क होने के बाद इस जजीरे के साहिल पर तो नहीं आ लगी? मलका ने गहरा सांस लिया और जैसे अपने ख्यालों में गुम हो गई। फिर सर उठाकर कहने लगी, ये एक लंबी कहानी है। मैं इस जजीरे में पैदा हुई थी। मेरी माँ जिस जहाज़ में सफ़र कर रही थी उसे तूफान ने आ घेरा।
وہ جہاز سمندر میں غرق ہو گیا۔ میری ماں کسی طرح کشتی میں بیٹھ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ کئی روز تک کشتی سمندر میں ہچکولے کھاتی رہی، پھر ایک بہت بڑی لہر نے اسے اٹھا کر اس جزیرے پر پھینک دیا۔ میں چھوٹی تھی، مجھے اتنا یاد ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ جہاز ڈوب گیا، میں ماں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئی۔ پھر اس جزیرے پر کبھی کوئی جہاز نہیں آیا اور یہاں سے نکل کر واپس جانا مشکل تھا۔ پھر میری ماں ایک روز مر گئی۔ میری پرورش یہاں کی ایک جنگلی عورت نے کی۔ وہ بڑی جابر قسم کی عورت تھی، اس نے مجھے بھی ظالم اور جابر بنا دیا۔ وہ مر گئی تو میں نے یہاں عورتوں کو ملا کر ایک فوج بنائی۔ ان عورتوں کو جو قد کاٹ کی بڑی اونچی لمبی تھی لڑنا سکھایا۔ ان کے آدمیوں کو جزیرے کے دوسرے حصے کی طرف نکال دیا اور میں یہاں کی ملکہ بن گئی۔ امبر نے پوچھا، تمہارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ تم یہاں سے نکل کر کسی دوسرے شہر میں جانے کی کوشش کرو اور وہاں جا کر ایک شریف اور نیک دل عورت کی طرح اپنے بچوں میں زندگی بسر کرو؟ ملکہ بولی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، میں ساری دنیا میں اکیلی تھی۔ میں اگر یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کرتی تو کس طرف جاتی، کس کے گھر جاتی، کس ملک میں، کس شہر میں جاتی؟ مجھے یہیں رہنا تھا، میں یہیں کی ہو کر رہ گئی۔ یہاں مجھے جابر عورت نے جس قسم کی تربیت دی ویسی ہی بن گئی۔ میری ماں ایک نیک دل عورت تھی، لیکن جس نے میری پرورش کی وہ ایک ظالم اور سنگ دل عورت تھی۔ اگر کوئی اچھی عورت میری تربیت کرتی تو میں ایک اچھی عورت ہوتی۔ امبر نے کہا، تم نے ٹھیک کہا، مگر فلانی، انسان کی تربیت اسے اچھا یا برا بناتی ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ تم ایک اچھی عورت بن گئی اور تم نے ظلم سے توبہ کر لی۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر جہاں ہوں گا یہ سوچ کر خوش ہوں گا کہ دور سمندروں میں میری ایک ایسی بہن رہتی ہے جو ایک نیک دل عورت ہے، اچھی عورت ہے۔ ملکہ فلانی نے حسرت سے کہا، کاش میں اتنی خوش قسمت ہوتی کہ تم جیسا بھائی میرے پاس رہ سکتا۔ امبر نے کہا، نہیں ملکہ، یہ تقدیر کا چکر ہے، مجھے یہاں سے جانا پڑے گا۔ اگر میں یہاں رہ سکتا تو ضرور رہتا، لیکن جیسا کہ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرا فرض مجھے بلاتا ہے اور میں ایسا انسان نہیں کہ اپنے آرام کے لیے اپنے فرض کو بھول جاؤں۔ مجھے معاف کرنا، میں مجبور ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں رات گہری ہوتی گئی، ملکہ کو نیند آنے لگی، وہ سو گئی۔ امبر واپس اپنی جھونپڑی میں آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد موسم کھل گیا، برسات گزر گئی، گہرے نیلے آسمان پر سورج چمکنے لگا۔ امبر کے لیے سفر کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے تیاریاں شروع کر دیں اور کشتی میں تمام ضروری سامان رکھ دیا۔ دوسرے روز منہ اندھیرے وہ اس جزیرے سے روانہ ہونے والا تھا کہ ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ ہوا یوں کہ دوپہر کو دور سے کسی بادبانی جہاز کے مستول نظر آئے۔ اس جہاز پر کئی سالوں کے بعد یہ بادبانی جہاز نظر آیا۔ جزیرے کی ساری عورتیں ساحل پر گئیں اور جہاز کو ساحل کی طرف آتے دیکھ کر دیکھنے لگیں۔ ملکہ نے امبر کو ساتھ لیا اور سمندر کے کنارے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بڑے غور سے جہاز کو دیکھنے لگی۔ امبر، یہ ایک عجیب بات ہے، یہ جزیرہ عام سمندری راستوں سے بالکل پرے ہٹ کر ہے، یہاں کبھی کوئی جہاز نہیں آیا، پھر یہ جہاز کون سا ہو سکتا ہے؟ امبر نے کہا، کہیں یہ بحری ڈاکوؤں کا جہاز نہ ہو۔ بحری ڈاکوؤں کا نام سن کر تو ملکہ ایک بار کانپ گئی، کیونکہ اس کی عورتوں کی فوج ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بحری ڈاکو بڑے جفاکش اور طاقتور ہوتے ہیں، وہ جس جزیرے پر حملہ کرتے اسے اجاڑ کر ویران کر کے رکھ دیتے۔ ملکہ نے کہا، امبر نے ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، اگر بحری ڈاکو کو جہاز ہے تو پھر کیا ہوا؟ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر ان ڈاکوؤں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تو خدا کی قسم میں اکیلا ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر ڈالوں گا اور ان کے جہاز کو آگ لگا دوں گا۔ تم اس جہاز کو قریب تو آنے دو۔ اچانک ملکہ کو خیال آیا کہ امبر کو تو کوئی شخص بھی ہلاک نہیں کر سکتا، جبکہ یہ جسے چاہے مار سکتا ہے۔ ملکہ کو تسلی ہوئی، اس نے جہاز کے بادبانوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جہاز پر بحری ڈاکوؤں کا خوفناک جھنڈا نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جہاز بحری ڈاکوؤں کا نہیں، کیونکہ ان کے جہاز پر سیاہ رنگ کا پرچم ہوتا ہے جس پر کھوپڑی اور ہڈیوں کا نشان بنا ہوتا ہے۔ امبر بولا، تو پھر یہ جہاز کس کا ہے؟ اب جہاز سمندر کی لہروں پر بہتا ساحل کے بہت قریب آ چکا تھا۔ ایک عجیب بات تھی کہ جہاز پر کوئی انسان نظر نہیں آیا، نہ کوئی جہازی اور نہ کوئی ملاح تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جہاز اپنے آپ چلا رہا ہے۔ ملکہ نے کہا، یہ کوئی جہاز جادو کا معلوم ہوتا ہے، اس پر ایک بھی انسان چلتا پھرتا دکھائی نہیں دیتا۔ دیوتا معاف کریں، نہ معلوم یہ کسی بھوت پریت کا جہاز ہے کیا؟ امبر بھی بڑے غور سے جہاز کو جزیرے کے ساحل پر آتے دیکھ رہا تھا۔ جہاز بالکل ویران لگ رہا تھا، عرشے پر نہ کوئی آدم تھا نہ آدمزاد۔ یا خدا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جزیرے کی ساری عورتیں جہاز کو دیکھ رہی تھیں۔ جہاز زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک چھوٹا سا بادبانی جہاز تھا جو عام طور پر قریب قریب کی بندرگاہوں کے درمیان تجارت کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا جہاز ساحل پر آ لگا۔ اب کو ہر کوئی اس جہاز پر جاتے گھبرا رہا تھا، کیونکہ جہاز کے بادبان پھٹے ہوئے تھے اور سمندر کی ہوا میں ڈراؤنے انداز میں لہرا رہا تھا۔ امبر سب سے پہلے جہاز پر جا کر سوار ہو کر اس کو دیکھنے لگا۔ جہاز پر تجارت کا سامان کچھ نہیں تھا، لیکن وہاں ایک اور شے تھی جس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ امبر اور فلانی نے جہاز کا کونا کونا چھان مارا، انہیں سوائے ادھر ادھر بکھری ہوئی ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ یہ ہڈیاں انسانی تھی، کچھ انسانی کھوپڑیاں تھیں جو کپتان کے کیبن کے عقبی کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہڈیاں کن کی ہیں؟ اگر یہ ملاحوں کی ہڈیاں ہیں تو انہیں کس نے قتل کیا؟
اگر یہ سارے لوگ قتل ہو گئے تو کپتان کی لاش ابھی تک صحیح سالم کیوں پڑی ہے؟ اس قسم کی باتیں وہ سوچتے ہوئے جہاز سے نیچے اتر آئے۔ ملکہ اور امبر نے اعلان کر دیا کہ رات کو جہاز کے اوپر کوئی نہ جائے۔ ویسے جہاز جہاں کھڑا تھا وہاں کچھ جنگلی عورتوں کا پہرا لگا دیا گیا۔ امبر ایک رات چھوڑ کر اس جزیرے سے رخصت ہو رہا تھا۔ وہ اپنے جھونپڑے میں جا کر سو گیا۔ اس نے کشتی پر ضرورت کی تمام چیزیں جمع کر دیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس پراسرار جہاز کو کیوں نہ اپنے سفر کے لیے استعمال کرے۔ پھر اس نے یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ خدا جانے جہاز کہیں منحوس ہی نہ ہو، اور پھر یہ معلوم نہیں کہ جہاز کتنی دیر تک چل سکے گا۔ ویسے بھی اتنے بڑے جہاز کو سنبھال کر لے چلنا 2 آدمیوں کے لیے بڑا مشکل تھا۔ امبر سو گیا۔ ملکہ بھی اپنے جھونپڑے میں خواب خرگوش میں گم تھی۔ رات چاندنی تھی۔ چاند جزیرے پر اپنی روشنی پھیلا رہا تھا۔ بادبان کے اڑنے اور پھڑپھڑانے سے بڑی ڈراؤنی آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ انہیں اپنے تن بدن کی ہوش نہیں تھی۔ صرف ایک عورت جس کا دل کمزور تھا جاگ رہی تھی۔ یہ جنگلی عورت ساحل کی ریت پر لیٹی بڑے غور سے بادبانوں کے پھڑپڑاتے کپڑے کو دیکھ رہی تھی۔ جہاز سمندر میں ایک بھوت کی طرح کھڑا تھا۔ ویران جہاز کا خیال اس کے ذہن کو پریشان کر رہا تھا۔ اسی وقت یوں لگتا کہ جیسے جہاز میں کوئی عجیب سی بلا باہر نکلے گی اور رسی کی سیڑھی پر سے اتر کر اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ عورت اگرچہ جنگلی عورتوں کے ساتھ رہتی تھی مگر اس کا دل بڑا نازک تھا اور یہ اکثر ڈر جایا کرتی تھی۔ جہاز کو دیکھتے دیکھتے اسے نیند آ گئی۔ اس پر غنودگی چھا گئی اور وہ سو گئی۔ ٹھیک اسی وقت جب اسے نیند آئی جہاز کے عرصے پر سچ مچ ایک عجیب و غریب بلا نمودار ہوئی۔ اس بلا کی شکل افریقہ کے بنمانس سے ملتی جلتی تھی مگر اس بنمانس کا سر بہت چھوٹا تھا۔ کندھے بے حد چوڑے اور سیاہ بالوں کے جنگل سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ ریچھ کی طرح جھکا ہوا تھا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ یہ بنمانس چپکے سے جہاز کی سیڑھی پر نیچے اترا اور ساحل کی ریت پر آ کر ایک بہت بڑے گوریلے کی طرح آگے جھک کر اپنے لمبے لمبے بازو لہراتا دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا۔ اس کے بازو اتنے لمبے تھے کہ لمبی لمبی تیز ناخنوں والی انگلیاں زمین کو چھو رہی تھیں۔ اس نے ایک جگہ کھڑے ہو کر جھکے جھکے ان جنگلی عورتوں کو دیکھا جو جزیرے کی گرم چاندنی راتوں کی ٹھنڈی میں ہوا میں مست ہو کر سو رہی تھیں۔ جنگلی عورتوں کے تیر کمان ان کے پاس ہی ریت پر پڑے تھے۔ اچانک اپنا ہاتھ لمبا بڑھا کر اس بنمانس بلا نے سوئی ہوئی ایک جنگلی عورت کے منہ پر رکھ دیا۔ شاید اس نے عورت کا منہ بند کر دیا تھا۔ اس نے اتنے زور سے اس کا منہ بند کیا کہ جنگلی عورت طاقتور ہونے کے باوجود منہ سے آواز نہ نکال سکی۔ وہ صرف ایک بار تڑپ کر رہ گئی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ کالے بنمانس نے بے ہوش جنگلی عورت کو ایک کھلونے کی طرح اٹھایا، اپنے کندھے پر ڈالا اور بھاری بھاری قدم اٹھاتا جہاز کی طرف آ گیا۔ جہاز کے پاس آ کر اس نے رسی کی سیڑھی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جہاز کے ساحل پر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ ان میں جہاز کی کالی بلا ایک عورت کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ بنمانس جہاز کے اوپر جا کر جنگلی عورت کو کپتان کے کیبن میں لے آیا۔ بے ہوش عورت کو اس نے ایک کونے میں پھینک دیا، پھر کپتان کی لاش کو اٹھایا اور عرشے پر جا کر سمندر میں پھینک دیا۔ کپتان کی لاش سمندر میں ڈوب گئی۔ بنمانس نے واپس کیبن میں آ کر بے ہوش جنگلی عورت کو جھک کر غور سے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کے لمبے لمبے چھریوں جیسے ناخنوں سے عورت کی گردن کو ادھیڑنا شروع کر دیا۔ گردن میں سے خون کا فوارہ چھوٹا تو بنمانس نے اس پر اپنا منہ رکھ دیا۔ وہ لمبے لمبے گھونٹ خون کے پینے لگا۔ ایک پل کے اندر اندر اس نے جنگلی عورت کے جسم کا سارا خون پی لیا۔ عورت مر چکی تھی اور اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں رہا تھا۔ خون پینے کے بعد بنمانس نے مری ہوئی جنگلی عورت کی رانوں اور بازوؤں کا بھرا بھرا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے جنگلی عورت کی باقی بچی ہوئی لاش کو اٹھایا اور جہاز کی پچھلی طرف لا کر سمندر میں پھینک دیا۔ سمندر کی لہریں لاش کو بہا کر گہرے پانیوں میں لے گئیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر بنمانس نے خوشی سے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ زور زور سے مارے۔ اس طرح کرنے سے ڈھول جیسی آواز پیدا ہوئی۔ پھر وہ بھاگ کر جہاز کی نچلی منزل میں گیا اور اندھیری راہداری میں کہیں گم ہو گیا۔ جزیرے پر رات کا اندھیرا صبح کے اجالے میں بدلنے لگا۔ ستارے ماند پڑ گئے، چاند مغرب کی طرف جھک گیا۔ ساحل کی ریت پر سوئی جنگلی عورتیں ایک ایک کر کے اٹھنے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک عورت غائب ہے۔ اس عورت کو جگہ جگہ تلاش کرنے کے بعد جب ناکامی ہوئی تو وہ بھاگی بھاگی ملکہ کے پاس آئیں اور اسے گمشدگی کے بارے میں بتایا۔ ملکہ اسی وقت امبر کی جھونپڑی میں گئی۔ امبر کو جگا کر بتایا کہ اس طرح سے ایک عورت غائب ہو گئی ہے اور تلاش کے باوجود نہیں مل رہی۔ امبر پریشان ہوا۔ اس نے کہا وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اسے جزیرے میں تلاش کیا جائے، وہ ضرور جنگل میں کسی جگہ کھو گئی ہوگی۔ ملکہ نے کہا یہ ناممکن ہے کہ ہماری عورتوں میں سے کوئی جنگل میں کھو جائے۔ یہ تمام عورتیں جنگل کے چپے چپے سے واقف ہیں، ان کے جنگل میں جا کر گم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امبر نے سر کھجاتے ہوئے کہا پھر وہ کہاں گم ہو گئی؟ کہیں آدھی رات کو وہ سمندر میں تو نہیں ڈوب گئی؟ گرمی سے گھبرا کر نہانے گئی ہو اور سمندر کی لہروں سے بہا کر دور لے گئی ہوں۔ ہماری عورتیں بڑی ماہر تیراک ہیں، وہ طوفان میں بھی سمندر میں تیر کر واپس آ سکتی ہیں۔ ایسا پرسکون سمندر تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ امبر نے کہا تو پھر اسے زمین کھا گئی یا آسمان نے نگل لیا؟ ملکہ بولی یہی تو میں حیران ہوں۔
बहरहाल अंबर ने मलका और दूसरी औरतों के साथ मिलकर जजीरे के जंगल में औरत की तलाश शुरू कर दी। सुबह से शाम तक जंगल को छान मारा, मगर जंगली औरत ने ना मिलना था और ना मिली। ये रात अजीब मामला वहां पैदा हो गया। इस गुम हो जाने वाली औरत की बड़ी बहन गमगीन थी और अपनी बहन की याद में आंसू बहा रही थी। ऐसी सूरत में अंबर वहां से नहीं जा सकता था। उसने जजीरे से रुखसती मुलतवी कर दी और शकुंतला से कहा कि वो 2 रोज बाद वहां से जाएगा। दूसरी रोज रात को जब हर तरफ अंधेरा छा गया तो रात के सन्नाटे में वही स्याह खूनी बनमानस जहाज के अरशे पर फिर नमदार हुआ। ये तो किसी औरत के वहमो गुमान भी बिना था कि वीरान आसेबी जहाज में एक बला रहती है जो औरत को उठाकर ले जाती है। वो सारी औरतें दिन भर की थकी मांदी बड़ी आराम से सो रही थी। बनमानस ने जहाज के अरशे पर से उठाकर नीचे रेत पर सोई हुई औरतों को देखा और अपनी लाल लाल अंगारा बनी आंखों को नचाता रस्सी की सीढ़ी पर पांव धरता नीचे रेत पर उतर आया। लंबे लंबे पांव उठाता वो पास ही सोई पहली जंगली औरत के पास आकर झुक गया और अपनी लाल लाल खूनी आंखों से उसे गौर से देखने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि औरत बेसुध होकर सोई है तो उसने वही अपना पुराना हथकंडा इस्तेमाल किया। उसने औरत के मुंह पर अपना भारी भरकम हाथ सराने की तरह रखकर जोर से दबाया। जंगली औरत ने आंखें खोल दी, मगर उसका मुंह इतने जोर से बंद किया गया था कि वो आवाज तक न निकाल सकी। उसका सांस बंद होने लगा, उसकी आंखें उबलकर बाहर आ गईं। अपने ऊपर झुके हुए खौफनाक चेहरे वाले बनमानस को देखकर दहशत से उसका खून खुश्क हो गया। बनमानस ने अपना हाथ और ज्यादा दबाया। औरत का जिस्म तड़पा और वो ठंडी हो गई। बनमानस ने मुर्दा औरत को कंधे पर उठाया और उसे ले जाकर जहाज के ऊपर अरशे पर आ गया। यहाँ उसने उस औरत को भी पहली औरत की तरह जमीन पर लिटाकर उसकी रगें और गर्दन काट दी। रग कट जाने से खून बाहर उबलने लगा। बनमानस ने कटी हुई रग पर अपना मुंह रखा और लिप लिप कर उसका खून पीने लगा। थोड़ी देर में उसने औरत के जिस्म का सारा खून पी लिया। फिर उसने अरशे के तख्ते पर गिरे हुए खून को भी साफ कर दिया। मुर्दा औरत का थोड़ा सा गोश्त खाने के बाद उसे उठाकर समंदर में फेंका और खुद जहाज के निचले हिस्से में जाकर अंधेरे में कहीं गुम हो गया। अगले रोज जब मालूम हुआ कि एक और औरत गुम हो गई तो वहां शोर मच गया। अंबर और मलका ने तमाम औरतों को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे पूछना शुरू कर दिया कि गुम होने वाली दूसरी औरत को आखिरी बार किसने देखा था। एक औरत ने आगे बढ़कर कहा, मैंने अपनी आंखों के सामने रेत पर उसे सोते देखा था। दूसरे ने कहा, रात सोने से पहले उसने मेरे साथ बातें की थी। तीसरी बोली, वो बिल्कुल तंदुरुस्त और खुशो खुर्रम थी, इसलिए सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसने समंदर में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली हो। अरे हाँ, हमारे यहाँ आज तक कभी किसी औरत ने परेशान होकर अपनी जिंदगी को खत्म नहीं किया। हमारे जजीरे पर कभी कोई औरत परेशान नहीं हुई। हम सब लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते और खुश रहते हैं। अंबर ने कहा, फिर ये क्या चक्कर है? औरतें कहाँ गुम होने लगी? गजब खुदा का, हर रोज एक औरत गुम हो रही है। मलका ने कहा, यही तो मैं परेशान हूँ। मालूम होता है देवता हमारे जजीरे पर अपना कहर नाजिल कर रहे हैं। अंबर ने झट मलका को जवाब दिया, फौला नहीं, ऐसा न सोचना। देवताओं को इस जजीरे पर अपना कहर नाजिल करने की जरूरत नहीं। देवता इन बातों में दिलचस्पी नहीं लिया करते। मलका ने कहा, तो फिर तुम ही बताओ कि अंबर, मेरी जंगजू दलेर औरतें कहाँ गुम हो रही हैं? उन्हें कौन उठाकर ले जा रहा है? अंबर का माथा ठनका। उसने कहा, हाँ, तुमने ठीक याद दिलाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जजीरे में रात रहने वाला कोई शेर रात को चुपके से आता हो और एक औरत को उठाकर ले जाता हो? मलका ने कहा, लेकिन ऐसी हालत में रेत पर उसके पाँव के निशान तो जरूर होने चाहिए, मगर रेत पर उसके पाँव के निशान भी नहीं है। अंबर ने साहिल पर जाकर रेत को गौर से देखा। वहां सिवाय औरतों के पाँव के निशानों के और कोई निशान नहीं था। असल में बनमानस के पैरों के निशान सुबह उठकर परेशानी के आलम में इधर उधर भागने वाली औरतों के पाँव में के निशान में गुम हो गए थे। अंबर ने कहा, यहाँ तो किसी शेर या रीछ के पाँव के निशान नहीं, और अगर होंगे भी तो उसे तुम्हारी बेवकूफ औरतों ने मिटा दिया होगा। लेकिन एक बात जरूर साबित होती है कि वो कोई बला इस जजीरे में मौजूद है जो औरत को उठाकर ले जाती है। मलका सोच में पड़ गई, कहने लगी, लेकिन अंबर, मुझे इस जजीरे पर हुक्मरानी करते साल साल गुजर गए हैं। कभी आज तक इस जजीरे पर ऐसी बला ने हमला नहीं किया, फिर आज ये बला 7 समंदर पार करके कैसे आ गई यहाँ? अंबर ने कहा, ऐसा लगता है कि मलका समंदर में अजीब किस्म के जंगली जानवर भी होते हैं। तूफान के बाद किसी वक्त भी कोई समुद्री जानवर समंदर से बाहर निकलकर साहिल पर आ सकता है। मलका बोली, मगर ऐसा चालाक जानवर कौन सा हो सकता है जो ना तो अपने पैरों के निशान छोड़ता है, ना आवाज निकालता है और चुपके से एक औरत को उठाकर ले जाता है? मलका के इस सवाल पर अंबर सोचने लगा। मलका सच कहती है, ऐसा जानवर इस दुनिया में कौन सा हो सकता है जो ना तो आवाज पैदा करे, ना अपने पैरों के निशान छोड़े और एक ना एक औरत को शिकार करके ले जाए? ऐसा तो आदमखोर शेर भी नहीं करता, ना जंगली रीछ इतनी चालाकी से शिकार करता है। फिर ये चक्कर क्या है? अंबर का दिमाग भी घूम गया। अचानक अंबर को ख्याल आया कि जहाज पर चलकर देखना चाहिए कि कहीं ये जहाज पर तो कोई काम नहीं हो रहा। उसने मलका फौलानी को साथ लिया और जहाज की सीढ़ियां चढ़कर अर्शे पर आ गया। धूप खूब निकली हुई थी, हर तरफ रोशनी थी। एकाएकी मलका ने चौंक कर कहा, उधर देखो अंबर, खून। अंबर लपक कर मलका की तरफ गया तो उसे अर्शे के तख्ते पर ताजा जमे हुए खून के चौड़े चौड़े 2-4 धब्बे नजर आए। उसने धब्बों को उंगली से मल कर देखा, वो खून था, ताजा खून। वो मलका की तरफ और मलका उसकी तरफ परेशानी और हैरानी से देखने लगी।
یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے تو یہ خون اپنی عورت کا لگتا ہے۔ امبر نے کہا میرے ساتھ جہاز کے کیبن میں آؤ۔ جہاز کے کیبن میں جا کر انہیں معلوم ہوا کہ کپتان کی لاش غائب ہے اور وہاں بھی فرش پر خون کے کچھ دھبے بکھرے ہیں، مگر یہ خون زیادہ پرانا تھا۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ کسی نے ان عورتوں کو جہاز پر لا کر قتل کیا ہے، مگر سوال یہ تھا کہ قاتل کون ہے اور جہاز پر کہاں چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے جہاز کا ایک ایک کونا چھان مارا مگر انہیں قاتل بنمانس کا کہیں نشان نہ ملا۔ وہ ناکام ہو کر جہاز سے نیچے اتر آئے۔ امبر نے کہا میرا خیال ہے اس جہاز کو آگ لگا دینی چاہیے۔ ملکہ نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں کل صبح جہاز پر جا کر ایک بار پھر پوری تسلی کر لینی چاہیے۔ قاتل ضرور اسی جہاز میں کسی جگہ چھپا ہوا ہے۔ جزیرے پر خونی رات کا اندھیرا پھر چھا گیا۔ امبر اور ملکہ اگلے روز جہاز کی تلاشی لینے کا ارادہ کر کے اپنے اپنے جھونپڑوں میں بڑے آرام سے سو رہے تھے کہ آدھی رات کے سناٹے میں خونی بنمانس ایک بار پھر عرشے پر نمودار ہوا۔ چاند مشرق کے افق پر ابھی ابھی نکلا تھا اور اس کی زرد روشنی بڑی دھیمی تھی۔ جزیرے کے جنگل میں گہرا اندھیرا تھا۔ دور کسی گھنے درخت پر الو کے بولنے کی آواز کبھی کبھی گونج جاتی جو ساری فضا کو ڈراؤنا بنا دیتی۔ خونی بنمانس نے عرشے پر کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا اور پھر چپکے سے جہاز کی رسی کے ذریعے نیچے ساحل پر اتر آیا۔ گیلی ریت پر پاؤں رکھتا وہ دبے دبے بے سوئی ہوئی جنگلی عورتوں کے پاس آیا۔ ہر رات کی طرح اس نے ایک عورت کو جھک کر ذرا غور سے دیکھا اور اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے بے بس کر دیا۔ عورت بیچاری تڑپی اور تڑپ کر بے سدھ ہو گئی، وہ مر چکی تھی۔ بنمانس نے اسے کندھے پر رکھا اور جدھر سے آیا تھا ادھر کو چلا گیا۔ جہاز کے اوپر چڑھ کر اس نے جنگلی عورت کا خون پیا اور اس کی لاش کو سمندر میں پھینک کر جہاز میں گم ہو گیا۔ صبح ہوئی تو جنگلی عورتوں میں سے ایک اور عورت غائب تھی۔ اب تو کوہرام مچ گیا۔ امبر نے اسی وقت ملکہ فلانی کو ساتھ لیا اور جہاز پر جا کر قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ اچانک اس نے ایک بار فرش کے تختوں پر خون کے دھبے دیکھے۔ یہ تازہ خون کے دھبے تھے۔ امبر نے کہا قاتل اسی جہاز میں چھپا ہوا ہے۔ وہ عورت کا خون پی کر شاید لاش سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ ہم اسے تلاش کر کے چھوڑیں گے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ جہاز کو ایک بار پھر انہوں نے کھنگال ڈالا، لیکن خدا جانے بنمانس جہاز میں کس جگہ چھپ جاتا ہے کہ انہیں دکھائی نہ دیتا۔ ملکہ کہنے لگی میرا خیال ہے قاتل بلا یہاں نہیں، وہ ضرور خون کرنے کے بعد جزیرے کے جنگل میں کسی جگہ جا کر چھپ جاتی ہوگی۔ ہمیں اسے جنگل میں تلاش کرنا چاہیے۔ امبر بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قاتل جہاز پر عورت کا خون کرے اور پھر جہاز پر سے اتر کر جزیرے کے جنگل میں جا کر چھپ جائے؟ اگر اسے جنگل میں جا کر چھپنا ہے تو پھر اسے عورت کو جزیرے پر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ملکہ نے کہا اسی بات پر تو میں حیران ہوں۔ امبر بولا اس کا مطلب ہے کہ قاتل ضرور اسی جہاز میں چھپا ہوا ہے۔ ہمیں اسی جگہ تلاش کرنا چاہیے، آؤ ایک بار پھر تلاش کرتے ہیں۔ امبر اور ملکہ فلانی نے ایک بار پھر جہاز میں جنگلی عورتوں کے وحشی قاتل کو تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ قاتل جہاز میں کس جگہ چھپا ہوا ہے۔ آخر وہ تھک ہار کر واپس جزیرے پر آ گئے۔ امبر نے کہا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم رات کو جزیرے کے ساحل پر چھپ کر اس کا انتظار کریں، کیونکہ وہ رات کو جنگلی عورتوں پر حملہ کرتا ہے۔ فلانی نے کہا کیا وہ رات کو آئے گا؟ میرا خیال ہے وہ ضرور آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی امبر نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ وہ جنگلی عورت کا بھیس بدل کر جہاز کے پاس ہی ساحل پر لیٹ جائے گا، تاکہ اگر قاتل آئے تو سب سے پہلے وہی سامنے لیٹا ہو، وہ اسی پر حملہ کرے اور وہ اسے پکڑ لے۔ فلانی نے اس بات کو پسند نہ کرتے ہوئے کہا تم اپنی زندگی خطرے میں کیوں ڈالتے ہو امبر بھائی؟ جزیرے میں سینکڑوں جنگلی عورتیں آخر کس دن کے لیے رکھی ہیں، وہ یہ کام کر دیں گی۔ امبر نے کہا نہیں ملکہ، میں اب کسی عورت کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ قاتل جب بھی عورت پر حملہ کرتا ہے تو وہ ایک ہی وار میں اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب تک میں قاتل کے مقابلے پہنچوں گا وہ ایک عورت کو ہڑپ کر چکا ہوگا، اس لیے یہ کہیں بہتر ہے کہ میں خود اپنے آپ کو جنگلی عورت کے روپ میں اس جگہ لٹا دوں۔ جب قاتل آئے تو بجائے کسی بے گناہ عورت کے مجھ پر حملہ کرے اور میں اسے پکڑ لوں۔ ملکہ کو ماننا پڑا۔ چنانچہ امبر کو جنگلی عورتوں نے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے سر پر نکلی بال لگائے، اسے جنگلی عورتوں کا لباس پہنایا۔ امبر بالکل ایک جنگلی عورت لگنے لگا۔ شام ہو گئی، پھر رات کے سائے گہرے ہونے لگے۔ جزیرے پر رات آ گئی، اندھیرا چھا گیا، سمندر تاریک ہو گیا، آسمان پر ستارے چمکنے لگے، مگر اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ امبر جنگلی عورت بن کر جہاز کے بالکل پاس ہی ریت پر لیٹ گیا۔ دوسری تمام جنگلی عورتوں کو وہاں سے اٹھا دیا گیا۔ آدھی رات کے بعد مشرق کی طرف سے چاند نکلا، پیلا پیلا زرد اور اداس چاند۔ اس کی روشنی دھیمی دھیمی اور زرد زرد تھی۔ جزیرے کی ریت پر دھیمی دھیمی ایک دھند پھیل گئی۔ امبر چپ چاپ ریت پر لیٹا، آسمان پر چمکتے ہوئے ننھے منھے سینکڑوں ستاروں کو دیکھتا اور کبھی جہاز کے جنگلے کی طرف دیکھنے لگتا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ قاتل اسی جہاز کے جنگلے پر سے اس پر حملہ کرنے آئے گا۔ کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ کہیں وہ جزیرے کے جنگل میں ہی نہ چھپا ہو۔ ایسی صورت میں وہ جنگل کی طرف سے آئے گا، پھر وہ چاہے کسی طرف سے کیوں نہ آئے، وہ آج رات امبر کے شکنجے سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ صاف ظاہر تھا کہ آج اگر قاتل آیا تو اس کی موت اسے گھیر کر ادھر لے آئے گی۔ سمندر پر دھند پھیلی تھی، لہروں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ جزیرے پر گہرا سناٹا طاری تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ آسمان پر آدھا چاند نکل آیا اور کبھی کبھی الو بول جاتا۔ امبر بڑی خاموشی سے ریت پر لیٹا جہاز کے عرشے کو گھور رہا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق قاتل جو کوئی تھا وہ آدھی رات کے بعد حملہ کرتا تھا، چنانچہ اسے اس وقت آ جانا چاہیے تھا۔ امبر کا دل اسے بار بار کہنے لگا کہ قاتل آ رہا ہے، اور قاتل آ گیا۔
अंबर बड़े गौर से जहाज के जंगले को दे रहा था कि अचानक क्या देखता है कि वहां किसी बहुत बड़ी बला का बनमानस किस्म का सर उभरा है। अंबर ने रेत पर से जरा सा सर उठाकर बड़े गौर से उस बला को देखने की कोशिश की। अब वो बला जरा ऊपर हो गई थी। वो एक ऊंचे लंबे चौड़े हाथी बनमानस को देख रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता मुंह, गर्दन और सीना ऊपर उठाता हुआ जहाज के जंगले पर नमदार हो रहा था। अंबर इस बात पर बड़ा हैरान था कि इतना बड़ा बनमानस और देव का देव आखिर इस जहाज में किस जगह छुपा रहा। अंबर बनमानस का इंतजार करते हुए उसे गौर से देखने लगा। ये उसे एक बहुत बड़ा बनमानस लगा। बनमानस ने जहाज के लंगर वाली सीढ़ी की मदद से नीचे साहिल पर उतरना शुरू कर दिया। फिर वो पानी में छड़ाप छड़ाप गुजरता हुआ साहिल की रेत पर आ गया। अंबर सोचने लगा कि ये बला जंगली औरतों पर हमला करती थी। वो हमले के लिए तैयार हो गया। बनमानस आहिस्ता आहिस्ता अपने भारी भरकम पांव उठाता अंबर की तरफ बढ़ने लगा। फिर वो रुक गया। उसने अपनी मोटी गर्दन घुमाकर जजीरे के साहिल को चारों तरफ देखा और जोर जोर से सीने पर हाथ मारे। सीने पर हाथ मारते ही ढोल की सी आवाज पैदा हुई। बनमानस बेचैन हो गया कि उसकी शिकार जंगली औरतें कहाँ चली गईं। उसे सख्त भूख लग रही थी। वो एक जंगली औरत का खून पीकर उसका गोश्त खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था, मगर वहां भी एक जंगली औरत दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन ये क्या? ये एक जंगली औरत लेटी हुई है। बनमानस की नजर जजीरे की रात की हल्की हल्की चांदनी में उस जंगली औरत पर पड़ी, जिसका भेस बदले खुद अंबर वहां लेटा हुआ था। बनमानस खुशी से नाच उठा। उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें चमकने लगीं और वो जंगली औरत यानी अंबर की तरफ दबे दबे पांव झुक झुक कर आगे बढ़ने लगा। अंबर तैयार हो गया। वो भी कानी आंख से बनमानस कातिल बला को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था। करीब आकर बनमानस अंबर पर जंगली औरत समझकर झुका और अपनी गर्दन हिलाकर अपनी लाल लाल आंखें नचाकर उसे गौर से देखने लगा। अंबर डर गया कि कहीं वो उसे पहचान ना ले कि ये तो मर्द है, औरत नहीं, और वहां से भाग ना जाए। मगर अंबर ने दिल में फैसला कर रखा था कि अगर बनमानस ने भागने की कोशिश की तो वो उस पर हमला कर देगा। अंबर को ख्याल आया कि बनमानस तो पूरी की पूरी बला है, वो उसका मुकाबला कैसे करेगा। ठीक है कि वो मर नहीं सकता, मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो बनमानस को मारेगा कैसे। अंबर खुदा जाने क्यों अपने साथ तलवार वगैरह नहीं लाया। मलका वगैरह अपने साथियों के हमरा जजीरे के झोंपड़े में लेटी अंबर की खैरियत से वापसी और बला के कत्ल का इंतजार कर रही थी। उन्हें जजीरे में सिवाय गहरी खामोशी के और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मलका अंबर ने अपनी खास सहेली जंगली औरत से कहा, अंबर को नाहक हमने तकलीफ दी। बला इस जजीरे के जंगल में ही किसी जगह छुपी हुई है। अगर वो जहाज पर होती तो अब तक हमला कर चुकी होती। इतना बड़ा जंगल छोड़कर उसे एक वीरान जहाज पर रहने की क्या जरूरत है भला। जंगली सहेली ने कहा, ये तो ठीक है, मगर ये भी तो सोचिए कि उसे एक खामोश और अलग थलग जहाज छोड़कर जंगल में जाकर छुपने की क्या जरूरत है। वो जरूर जहाज में ही किसी जगह छुपा होगा। मलका बोली, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मलका का दिल माने या न माने, कातिल जजीरे पर जहाज में से निकलकर आ चुका था। जिस वक्त मलका अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी, ठीक उसी वक्त कातिल बला यानी बनमानस रेत पर लेटे हुए अंबर पर झुका उसे अपनी लाल लाल आंखों से घूर रहा था। अंबर को यह खतरा था कि कहीं बनमानस उसे पहचान न ले। हो सकता है कि फिर वो उसे मर्द समझकर हमला न करे, क्योंकि अब तक बनमानस ने सिर्फ औरतों को ही हड़प किया था। अंबर बड़े सुकून से आंखें बंद किए जानबूझकर हल्के हल्के खराटे ले रहा था, ये बताने के लिए कि वो सो रहा है जबकि वो जाग रहा था। अलबत्ता उसने अपनी आंखें जरूर बंद कर रखी थी ताकि बनमानस को शक न पड़ जाए कि वो जाग रहा है। बनमानस को भी जैसे कुछ शुबा हो गया कि कोई अजीबोगरीब सी शय जमीन पर पड़ी खराटे ले रही है, मगर जो कुछ था वो इंसान जरूर था, क्योंकि उसे इंसान के गरम गरम खून की बू आ रही थी और उसकी भूख तेज हो रही थी। बनमानस ने अपना भारी भरकम बाजू उठाकर अपने हाथ अंबर के मुंह पर एक गद्दी की तरह रखकर ऊपर से दबा दिया। अंबर ने आंखें खोल दी, ये जाहिर करने के लिए उसका दम घुट रहा है, हालांकि उसका दम बिल्कुल नहीं घुट रहा था। अगर बनमानस उसका नाक और मुंह भी बंद कर देता, जब भी अंबर का दम नहीं घुट सकता था, वो तो पानी के अंदर रहकर भी सांस ले सकता था। बनमानस अपनी तरफ से पूरा जोर लगाकर अंबर यानी जंगली औरत को हिला कर रहा था। अंबर ने देखा कि बनमानस की सुर्ख आंखें शुआएं निकल रही थी। ये कोई इस जजीरे की बहुत बड़ी बला थी जिसने किसी दूसरे जजीरे से अचानक आकर इस जजीरे के रहने वालों पर हमला कर दिया था। ये इतनी बड़ी बला थी कि अंबर ने सोचा बेचारी जजीरे की औरतें उसका मुकाबला नहीं कर सकती, और फिर बनमानस का हमला अचानक और आधी रात को होता था और एकदम सोई हुई औरत के मुंह पर हाथ रख देता। औरत ना चीख सकती, ना वो आवाज निकालकर किसी दूसरे को अपनी मदद के लिए बुला सकती थी। अंबर को घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन वो अपनी आवाज मुंह से निकालकर किसी को अपनी तरफ बुला नहीं सकता था। बनमानस ने जब देखा कि जंगली औरत यानी अंबर मर चुका है तो उसने अंबर को कमर पर डाला और चल दिया। यही बनमानस पर हमले का वक्त था, क्योंकि जहाज पर चले जाने से अंबर दूसरी औरतों को नहीं बुला सकता था। अंबर ने बनमानस के कंधे पर पड़े पड़े एक जोर से छलांग लगाई और उछलकर नीचे रेत पर गिर पड़ा। बनमानस उसे देखते ही रह गया। उसे यकीन नहीं आ सकता था कि जिस औरत को उसने हिला कर डाला वो जिंदा हो और फिर उसकी गिरफ्त से बचकर निकल जाए। उसने एक जोरदार चीख मारी जिससे सारा जंगल गूंज उठा। उसकी चीख की आवाज मलका फलानी और जजीरे की दूसरी औरतों ने भी सुनी। मलका ने कहा, मालूम होता है अंबर पर कातिल ने हमला कर दिया। ये खतरनाक किसी वहशी बनमानस की आवाज थी। जरूर इस जंगल में किसी जजीरे से कोई खौफनाक बनमानस आ गया है जो हम पर रात को हमला करता था।
चलो अंबर की मदद को चलते हैं, उसने हमारी खातिर अपनी जिंदगी खतरे में डाली। चलो मलका सलामत। तमाम जंगली औरतें मलका फौलानी के साथ तीर कमान और नेज़े पकड़कर शोर मचाती जजीरे के साहिल की तरफ रवाना हो गईं। ठीक उसी वक्त अंबर और बनमानस का रेत पर बड़ा जबरदस्त मुकाबला हो रहा था। चांद में अंबर और बनमानस लड़ते साफ दिखाई दे रहे थे। बनमानस ने कई बार अंबर को उठाकर जमीन पर मारा, मगर अंबर का कुछ न बिगड़ा, वो फिर से उठ खड़ा होता। बनमानस अपनी वहशी जिंदगी में पहली बार एक ऐसे नौजवान को देख रहा था जिस पर उसके भारी भरकम मुक्कों और तेज नाखूनों के हमले का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। बनमानस के हमलों से कई बार अंबर के पेट पर नाखूनों की हल्की हल्की खराशें आती और वो फिर से ठीक हो जाती। ना खून का एक कतरा बहता और ना अंबर के जिस्म पर कोई चोट आती। बनमानस की हैवानी अकल भी चक्कर खाकर रह गई कि यह मामला क्या था। उसने एक बार फिर अंबर को दोनों हाथों पर उठाया और पूरी ताकत से उसे रेत की जमीन पर दे मारा। ऐसी आवाज पैदा हुई जैसी जमीन पर आटे की बोरी गिरने से होती है। बनमानस ने झुककर अंबर को देखा। उसका ख्याल था कि वो मर चुका होगा, मगर अंबर जिंदा था और बनमानस की तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। बनमानस ने दूसरी बार हमला करना चाहा कि अंबर ने जमीन पर से रेत उठाकर बनमानस की आंखों में फेंक दी। आज तक किसी ने इस तरह बनमानस पर हमला नहीं किया था। अभी वो कूद ही रहा था कि अंबर ने जमीन पर से एक पत्थर उठाकर पूरी ताकत से बनमानस के मुंह पर दे मारा, मगर बनमानस को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर एक कंकर मारा हो। उसकी आंखों में रेत घुस गई थी और वो अंधा हो गया था। अंबर बार बार उसके पेट में घोंसे मार रहा था, मगर बनमानस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। अब उसे अफसोस होने लगा था कि वो अपने साथ कोई तलवार या नेजा क्यों नहीं लाया। फिर उसने सोचा कि मलका को अपनी औरतों को लेकर वहां आ जाना चाहिए था, ताकि वो बनमानस पर तीरों की बारिश कर दें। क्योंकि अंबर तो मर नहीं सकता था, वो बनमानस को रीले को मार भी नहीं सकता था। बस यही हो सकता था कि बनमानस अंबर के साथ लड़ते लड़ते खुद ही थक कर गिर पड़े, मगर बनमानस थकने वाली चीज नहीं थी। उधर अंबर भी मरने वाली शय नहीं थी। इसका मतलब यह था कि उन दोनों का मुकाबला सारी रात और फिर अगले रोज तक जारी रह सकता था। अंबर ने जोर से मलका को आवाज दी। उस वक्त मलका अपने जंगजू औरतों के साथ जंगल में से निकलकर जहाज के करीब साहिल की रेत पर आ गई। अब जो उन्होंने अपने सामने एक ऊंचे लंबे खौफनाक बनमानस को अंबर के साथ लड़ते देखा तो दंग रह गई। तो ये थी वो बला जो उन औरतों को उठाकर जहाज पर ले जाती थी। लड़ाई बड़े जोरों शोर से हो रही थी। बनमानस बार बार अंबर को उठाकर जमीन पर पटक रहा था, उसे तोड़ मरोड़ रहा था, मगर अंबर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। अंबर भी बनमानस के साथ पूरी तरह लड़ाई कर रहा था, मगर बात वही थी कि ना अंबर बनमानस को मार सकता था और ना ही बनमानस अंबर को मार सकता था। मलका ने दूर ही से अंबर को आवाज दी, फिक्र न करो अंबर, हम आ गए हैं। इस आवाज पर बनमानस ने चौंक कर औरतों की तरफ देखा जो जरा परे जंग करने के लिए कतार बनाकर खड़ी हो गई। उधर अंबर के बनावटी बाल भी उतर गए, वो औरत से फिर मर्द बन गया। बनमानस पर इस बात का भी अजीब असर हुआ कि जिस शय को वो औरत समझ रहा था वो अचानक मर्द बन गई। उसने एक जोरदार चीख मारी और औरतों की तरफ भागा। जंगली औरतें पहले से तैयार खड़ी थी और वो इंतजार कर रही थी कि बनमानस अंबर से अलग हो तो उस पर हमला करें। अब जो ही बनमानस अंबर से अलग उनकी तरफ दौड़ा तो जंगली औरत ने मलका के हुक्म पर कमानों में जहर में बुझे हुए तीर खींचकर पूरी ताकत के साथ बनमानस पर चला दिए। 50 तीर पूरी रफ्तार के साथ सन करते हुए हवा में उड़े और बनमानस की छाती में जाकर गड़ गए। बनमानस एक बार जरा डगमगाया, मगर फिर चीख मारकर औरतों की तरफ बढ़ा। इस दौरान में मलका ने एक खंजर अंबर के पास फेंक दिया। अंबर ने खंजर से बनमानस पर हमला कर दिया। वो बार बार उसकी पीठ में खंजर घोंप रहा था। बनमानस के जिस्म से खून निकलने लगा। बनमानस के सर पर तीर मारो। औरतों ने एक बार फिर कमानों में तीर जोड़े और अंबर के हुक्म के मुताबिक बनमानस के सर पर तीर मार दिए। सारे तीर बनमानस के सर में गड़ गए। बनमानस लड़खड़ाया, फिर उठा और औरतों पर हमला करने भागा। औरतें बड़ी होशियार और दलेर थीं। वो लपक कर दूसरी जानिब हो गई। अंबर ने खंजर बनमानस के पेट पर चलाना शुरू कर दिया। अब उसका बुरा हाल हो रहा था। उसके पैर डगमगाने लगे। जंगली औरतों ने करीब आकर बनमानस पर नेज़े फेंके। कितने ही नेज़े बनमानस के सीने, गर्दन और पेट में खूब गए। अब उसकी हालत खराब होनी शुरू हो गई और वो बार बार लड़खड़ाने लगा। उस पर तीरों, नेज़ों और खंजरों के हमले बराबर जारी थे। आखिर वो गिर पड़ा। रेत पर गिरते ही जंगली औरतें उस पर टूट पड़ी। उन्होंने नेज़े मार मार कर बनमानस का कचूमर निकाल दिया। मरने से पहले बनमानस ने एक आखिरी चीख मारी जिसने सारे के सारे जंगल में एक ऐसी जबरदस्त गूंज पैदा की कि जंगल के दरख्तों पर बैठे हुए सारे परिंदे उड़ गए। बनमानस रेत पर पड़ा खून में लथपथ जिंदगी के आखिरी सांस ले रहा था। मलका फौलानी दूसरी औरतों के साथ अंबर के पास आ गई। उसने देखा कि अंबर के जिस्म पर हल्की सी खराश तक नहीं आई थी। वो उसकी ताकत मान गई। बनमानस के गिरते ही जंगली औरतों ने खुशी से नारे लगाए। अब सुबह का उजाला चारों तरफ फैल गया था। अंबर और मलका सबसे पहले बनमानस के पास गए। बनमानस दम तोड़ रहा था। उसकी आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कोई समंदर की लहरें चट्टानों से टकरा रही हो। अंबर ने एक नेजा लेकर बनमानस के दिल में गाड़ दिया। बनमानस ने एक चीख मारी और खत्म हो गया। जंगली औरतों ने उसके गिर्द गिर्द नाचना शुरू कर दिया। मलका ने अंबर से कहा, अंबर भाई,
अगर तुम बहादुरी और जुर्रत से काम ना लेते तो हमें उस बला का सुराग नहीं मिल सकता था। न जाने अभी कितनी औरतों को ये बनमानस मार डालता। अंबर ने कहा, फौलानी, ये मेरा फर्ज था और मुझे मालूम था कि ये खौफनाक बला औरतों को और दूसरों को हलाक कर सकती है, मगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मैं इसकी तलाश में निकल खड़ा हुआ और खुदा का शुक्र है कि ये खूनी बला अपने अंजाम को पहुंची। शकुंतला ने आकर अंबर को मुबारकबाद दी। उस रोज सारे जजीरे में एक खौफनाक बला से निजात हासिल करने का दिन मनाया गया। सारा दिन जंगली औरतें नाचती रहीं। उन्होंने अंबर के गले में बेशुमार फूलों के हार डाले। बनमानस की लाश के साथ हजारों पत्थर बांधकर उसे समंदर में डाल दिया गया। बनमानस की लाश समंदर की तह में बैठ गई। बनमानस की लाश पर समुद्री मछलियों ने हमला कर दिया और जो बला कल तक इंसानों का गोश्त खाती थी, आज उसका गोश्त समंदर की मछलियां खा रही थी। दुनिया में हर बुराई का बदला मिलकर रहता है, इसलिए अक्लमंद लोगों ने कहा है कि इंसान को बुराई से बचते रहना चाहिए। 2 रोज बाद अंबर ने मलका से कहा, मेरा ख्याल है कि अब मुझे इस जजीरे से कूच कर जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मौसम फिर से खराब हो जाए और मैं इसी जगह रह जाऊं। मलका ने कहा, हमारी तो ख्वाहिश थी कि तुम जजीरे पर रहते, मगर चूंकि तुमने अपने बहन भाइयों के पास जाना है, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मेरी राय में तुम कल सुबह यहाँ से चले जाना, क्योंकि सुबह के वक्त समंदर की लहरें पुरसुकून होती हैं। अंबर ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह यहाँ से चल पड़ूंगा। इस जहाज को इसी तरह यहाँ रहने देना। तुम लोग अगर चाहो तो इस पर अपना घर बना सकते हो, लेकिन इसमें खतरा है कि किसी भी लहर के आने पर यह जहाज यहाँ से बहकर गहरे समंदर में जा सकता है, क्योंकि इसका लंगर टूट चुका है। मलका ने कहा, हम जजीरे के दरख्तों पर झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, हमें वहाँ बड़ा सुकून मिलता है। तुम्हारे जाने के बाद हम इस जहाज को आग लगाकर जला देंगे, क्योंकि इसमें हमारी औरतों का खून बहा है। हम इस मनहूस यादगार को यहाँ नहीं छोड़ेंगे। अंबर बोला, मेरा भी ख्याल यही है कि तुम मेरे बाद इस जहाज के साथ जो चाहे सलूक करना। अंबर ने उसी रोज शकुंतला के साथ मिलकर जाने की तैयारी शुरू कर दी। बड़ी बादबानी कश्ती को निकालकर समंदर के किनारे लाया गया। उसमें कई रोज की खुराक और पानी जमा किया गया। उसकी हर तरह से देखभाल की गई और फिर वो वक्त आ गया जबकि अंबर को उस जजीरे से रुखसत होना था, जिसमें उसने कुछ अरसा गुजारा था और बड़े बड़े अजीब तजुर्बे किए थे। असल में अंबर का दिल यहाँ लग गया था। अगर उसे बहन मारिया और भाई नाग की याद ना सताती तो वो शायद इसी जजीरे में आबाद हो जाता। वो इस जजीरे का बेताज बादशाह बन गया था। वो बड़े मज़े से इस जजीरे में बाकी ज़िंदगी बसर कर सकता था। लेकिन उसे मारिया और नाग का ख्याल रह कराता, खुदा जाने वो किस साल में है और वो उसके बारे में कितने परेशान हो रहे होंगे। उसकी बादबानी कश्ती समंदर में उतार दी गई। वो शकुंतला के साथ कश्ती में सवार हो गया। जंगली औरतों ने फूलों के हारों से लाद दिया। मलका फौलानी ने अपने हाथ से अंबर और शकुंतला के सर में नारियल का दूध डाला। ये उस जजीरे की रस्म थी कि वहाँ से रुखसत होते हुए हर बहन अपने भाई के सर में नारियल का दूध डाला करती, ताकि उसका सफ़र सुकून और आराम से कटे। अंबर ने कहा, फौलानी बहन, मुझे अपने लोगों का सलूक बहुत याद आएगा। मैं अपनी बहन मारिया और भाई नाग को बताऊंगा कि जजीरे के लोग कितने अच्छे थे और उन्होंने उसके साथ कितना अच्छा सलूक किया। मलका कहने लगी, अंबर, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे। तुमने हमारी जिस तरह से मदद की, हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमें खौफनाक बला से निजात दिलाई। हम तुम्हें जल्द समुद्री सफ़र के बाद बहन मारिया और भाई नाग से मिला देंगे। अंबर ने कहा, अच्छा बहन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फौलानी ने भी शकुंतला को गले लगाया और उसे प्यार से अलविदा कहा। कश्ती के बादबान खोल दिए गए, उनमें हवा भर गई और कश्ती ने खुले समंदर में सफ़र शुरू कर दिया। समंदर बड़ा पुरसुकून था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। बादबानी कश्ती साहिल से दूर होती चली गई। जजीरे के दरख्त दूर होते गए, यहाँ तक कि जजीरा समंदर की लहरों में छुप गया और बादबानी कश्ती खुले समंदर में हिंदुस्तान की तरफ सफ़र करने लगी। बादबानी कश्ती खुले समंदर में सफ़र कर रही थी। आसमान पर धूप खुली थी, मौसम बड़ा सुहाना था। समंदर की लहरें बड़े सुकून और ठहराव के साथ बह रही थी। शकुंतला ने खाने पीने के सारे सामान को बड़े सलीके से कश्ती के नीचे वाले तहखाने में इकट्ठा करके रख दिया। दोपहर को उसने खुश्क मछली तल कर बनाई। दोनों ने मिलकर खाना खाया और फल से लुत्फ उठाया। फिर वो कश्ती के तख्ते पर जंगले के पास आकर बैठ गए। समंदर की लहरें बड़े सुकून और आराम से बह रही थीं। तूफान के कोई आसार नहीं थे, मौसम खुशगवार था। शकुंतला ने पूछा, अंबर भाई, अगर हम इसी तरह सफ़र करते रहे तो कब तक हिंदुस्तान के साहिल पर पहुंचेंगे? अंबर ने कहा, शकुंतला, अगर मौसम इसी तरह खुशगवार रहा, किसी तूफान ने हमें रास्ते से ना भटकाया, तो हम 1 महीने के अंदर अंदर हिंदुस्तान के साहिल पर जा लगेंगे। शकुंतला बोली, अंबर, क्या तुम्हारे पास नक्शा है? अंबर ने कहा, नहीं शकुंतला, मेरे पास कोई नक्शा नहीं, मगर मैं सितारों के हिसाब से सफ़र कर रहा हूँ। समंदर मेरे लिए नया नहीं, मैंने इन पानियों में बड़ी आवारागर्दियाँ की हैं। मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ। सितारे कभी धोखा नहीं देते, वो हर रात ठीक वक्त और अपनी अपनी जगह पर निकलते हैं। उनके जाविये भी बिल्कुल सच्चे होते हैं। उनकी रहनुमाई में हम ठीक रास्ते पर सफ़र करेंगे। शकुंतला ने कहा, मुझे अपना घर बार बहुत याद आने लगा है। मेरा शौहर मेरे लिए परेशान होगा, बच्चे की क्या हालत होगी। ये सब मुझे देखेंगे तो खुशी से नाच उठेंगे। उन्हें उम्मीद ही नहीं होगी कि मैं फिर कभी उनसे मिल सकूंगा।
अंबर ने कहा, शकुंतला, इंसान को कभी खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। उन्हें हर वक्त अपने दिल में खुदा का ख्याल रखना चाहिए और हर मुसीबत में उसी से मदद लेनी चाहिए। जिसकी मदद खुदा करता है उसे कभी दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शकुंतला कहने लगी, हाँ अंबर भाई, भगवान में बड़ी ताकत है। भगवान को याद करने वाला आदमी कभी शिकस्त नहीं खाता, उसकी हमेशा फतह होती है। मैं हमेशा भगवान से दुआ करती रही हूँ कि मुझे एक बार अपने खामिद और बच्चे से मिला दे। भगवान ने मेरी दुआ कबूल की और तुम्हें मेरे पास मदद के लिए भेज दिया। आज मैं तुम्हारे साथ अपने घर बच्चों के पास वापस जा रही हूँ। अंबर ने शकुंतला के सर पर हाथ रखकर कहा, तुम खुश नसीब हो बहन, खुदा ने तुम्हारी दुआ कबूल की। अब दुआ करो कि मौसम खुशगवार रहे, रास्ते में कोई तूफान हमारा रास्ता न घेरे और हम खैर खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। शकुंतला दुआ करने लगी। अंबर बादबानों की रस्सियां खोलते हुए उन्हें दोबारा कसने लगा, क्योंकि हवा कुछ तेज हो गई थी, जिसकी वजह से बादबानों पर दबाव ज्यादा बढ़ जाने से रस्सियां थोड़ी ढीली हो गई थी। रस्सियों को कसकर वो कश्ती पर दोजानू होकर खुदा से दुआ मांगते रहे कि उनका सफर आराम से कटे और वो बहुत जल्द अपने बच्चे और घर बार में वापस पहुंच जाए। बादबानी कश्ती समंदर में बहती चली गई। रात को अंबर कितनी देर तक सितारों के हिसाब से उनकी कश्ती बड़े सही रास्ते की तरफ जा रही थी। वो जल्द से जल्द शकुंतला को उसके बच्चे और खामन के पास पहुंचाना चाहता था। वहां से बहन मारिया और नाग के पास जाना चाहता था। बादबानी कश्ती को सफर करते हुए 10 रोज हो गए। समुद्री सफर बड़े सुकून से कटा। शकुंतला सुबह उठकर इबादत करती, फिर नाश्ता बनाती। दोनों कश्ती में बैठकर नाश्ता करते, कहवा पीते। अंबर फिर बादबानों की मुरम्मत शुरू कर देता, क्योंकि 10-12 दिन के सफर के बाद वो एक जगह थोड़े से फट जाते। अंबर हर रोज उनकी मुरम्मत करता। शकुंतला कश्ती के फर्श को सुबह शाम 2 वक्त पानी से धोती, उसे साफ करके चमकाती। दिन इसी तरह हंसी खुशी और मसरूफियत के साथ समंदर में गुजर रहे थे। अंबर को बड़ी तसल्ली थी कि तूफान से वो बचे हुए थे। अगरचे वो तूफानों का मौसम नहीं था, फिर भी तूफान का कोई भरोसा नहीं था। खास तौर पर वो जिस समंदर में अब दाखिल हो गए थे वो एक गर्म मरतूब इलाके का समंदर था। यहाँ गर्म हवाएं चलती, जिनकी वजह से फिजाओं में रतूबत बढ़ जाती और गर्म होकर तेज हवाएं चला करती। 21वें रोज सुबह उठकर उन्होंने देखा कि आसमान पर बादल छाए हुए थे। अंबर ने बड़ी तशवीश के साथ बादलों की तरफ देखा। शकुंतला ने कहा, भगवान रहम करे, ये तो बादल आ गए। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, बादल आ गए हैं तो क्या हुआ, बादल तो आसमान पर ही छाया करते हैं। नहीं अंबर भाई, मेरा दिल गवाही देता है कि ये बादल खतरनाक हैं। देखो इनकी तरफ, क्या ये तुम्हें खतरनाक नहीं लगते? अंबर ने गौर से देखने पर महसूस किया कि फिजा में कोई गैर मामूली सा हबस है। उससे पहले जब भी इस किस्म का हबस उसने देखा, वहाँ तूफान जरूर आया। अंबर ने तूफान से निपटने और उसका मुकाबला करने के लिए इंतजाम कर लिए। तहखाने में खाने पीने चीज़ों की फर्श पर से उठाकर ऊपर खानों में बंद कर दिया, ताकि अगर कश्ती के अंदर पानी आ जाए तो खाने पीने की चीज़ें बच जाएं। बादबानों की रस्सियों को ढीला कर दिया गया, क्योंकि अब तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गईं और बादलों ने हल्के हल्के गरजना शुरू कर दिया। शकुंतला तो बेहद डरी डरी सी थी। अंबर ने उसकी ढारस बनाने के लिए उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, अरे बहन, तू तो सचमुच डरने लगी। शकुंतला ने झूठ मूठ मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं डर रही, मैं तो बहादुर लड़की हूँ, भला मैं क्यों डरने लगी? अंबर ने हंसकर कहा, शाबाश, तुम सचमुच बड़ी बहादुर हो। मैं भी सोच रहा था कि भला शकुंतला जैसी लड़की भी कभी मामूली तूफान से डर सकती है। और फिर तूफान तो कहीं भी नहीं, बस ज़रा सी तेज़ हवाएं हैं और बादलों ने गरजना शुरू किया, और ये तो समंदरों में हमेशा से होता आया है। अंबर ने शकुंतला का दिल बहलाने के लिए इधर उधर की बातें शुरू कर दी। फिर वो शकुंतला के बच्चे का जिक्र करने लगा। शकुंतला, तुम्हारा बच्चा कितनी उम्र का है? शकुंतला कहने लगी, छोटा सा है, बड़ा प्यारा है। जब मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखता है तो मेरी रूह को सुकून मिलता है। भगवान उसे सलामत रखे। मेरी जिंदगी उसके और अपने खामन के बगैर आधी रह गई। अंबर बोला, फिक्र करने की कोई बात नहीं शकुंतला, तुम बहुत जल्द अपने खामन और प्यारे बच्चे के पास जाओगी। हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। सिर्फ 10 रोज का सफर बाकी रह गया है। जहाँ 20 दिन गुजरे वहाँ 10 रोज और गुजर जाएंगे। ये बादल और ये हवा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। मैंने कई तूफान देखे, बस जरा से बादल हैं, गरज कर बरस जाएंगे। लेकिन अंदर से अंबर को मालूम हो गया था कि ये तूफान है और बड़ा शदीद तूफान आ रहा है, क्योंकि अगरचे हवाएं चल रही थी लेकिन फिजा में हबस मौजूद था। यह हबस इस बात की तरफ इशारा था कि कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। अंबर को अपनी फिक्र नहीं थी, वो तो मुसीबतों का आदी था, तकलीफों का। तूफान में अगर उसकी कश्ती गर्क भी हो जाती तो बड़े आराम से लकड़ी के किसी तख्त पर बैठकर गुजार सकता था। आखिर एक ना एक रोज तो लकड़ी का तख्ता भी किनारे लग जाता। लेकिन उसे फिक्र थी तो सारी शकुंतला की, जो एक औरत भी थी और एक आम औरत। आम औरत उन महीनों में कि उस पर मौत हमला कर सकती थी, लेकिन अंबर ने कसम खा रखी थी कि जब तक वो शकुंतला को उसके शौहर और बच्चे से नहीं मिला था, अपने बहन भाई उनसे नहीं मिलेगा। फिर भी तूफान सर पर खड़ा हो गया, हवा तेज हो गई। अब मींह बरसना शुरू हो गया। मींह की बौछारें और हवा के थपेड़े बादवानों को फड़फड़ा रहे थे। अंबर शकुंतला को लेकर नीचे तहखाने में आ गया।
यहाँ बारिश से बचकर आराम से बैठ गए। कश्ती समंदर की लहरों में डोलना शुरू हो गई। शकुंतला का दिल भी डोलने लगा। उसने समंदर में सफ़र ज़रूर किया था मगर तूफान कभी नहीं देखा था। हिंदुस्तान का साहिल 2 रोज़ के फासले पर रह गया था कि समंदर में तूफान आ गया। बिजली ज़ोर ज़ोर से कड़कने लगी। हवा बेहद तूफ़ानी हो गई और समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। बादवानी कश्ती में बारिश का पानी भरने लगा। अंबर और शकुंतला ने मिलकर पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया। बादवान चूंकि खुले थे इसलिए उनमें आंधी की हवा भरकर कश्ती को पागल बनाकर उड़ाई जा रही थी। अंबर लपक कर ऊपर आया और उसने बादवानों की रस्सियां काट दी। बादवान सिमट गए। उनसे जहाज की रफ्तार और डोलना कम हो गया। समंदर यहाँ बड़ा गहरा था। ये एक हकीकत थी कि उनकी बादवानी कश्ती तूफान में इसलिए बची थी कि वो हल्की फुल्की थी और लहरें उसे जिधर को मोड़ कर ले जाती मुड़ जाती। अगर उसकी जगह कोई बड़ा बादवानी जहाज होता तो जरूर टूट फूट जाता। मगर अब तूफान इस कदर बढ़ गया था कि इस हल्की फुल्की कश्ती की भी हालत खराब होने लगी। लहरों के थपेड़े उसे खिलौने की तरह लहरों पर उछाल रहे थे। तहखाने में पानी भर गया और खाने पीने की सारी चीजें भीग गई थी। अंबर ने कहा, शकुंतला मैं ऊपर जाकर बादबान खोलकर उनका रुख मुखालिफ सिमत को करता हूँ। इस तरह शायद हमारी कश्ती डूबने से बच जाए। शकुंतला ने रोते हुए कहा, अंबर भाई भगवान के लिए कुछ करो। अंबर ने कहा, अगर तुम इसी तरह रोती रही तो मैं काम ना कर सकूंगा। तुम हौसला क्यों नहीं रखती? जब तक मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, खुदा हमारे साथ है, फिर क्यों घबराती हो? शकुंतला ने आंसू पोंछते हुए कहा, अंबर भाई मैं एक डरपोक औरत हूँ। मेरा बच्चा मेरे बगैर जिंदा ना रह सकेगा, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं शर्मिंदा हूँ, अब नहीं रहूंगी। अंबर ने कहा, शाबाश, अब तुम तहखाने में बैठो, मैं ऊपर जाकर बादबान खोल कर उनका रुख बाएं जानिब कर दूं। शकुंतला तहखाने में एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर सिमट कर बैठ गई और खुदा को याद करने लगी। अंबर ऊपर चला गया। बड़ी तेज रफ्तार आंधी चल रही थी। समंदर की लहरें शां शां करती ऊपर उठकर कश्ती को इधर से उधर उछाल रही थी। बारिश जोरों से हो रही थी। कश्ती बादबानों के बगैर किसी नामालूम मंजिल की तरफ अपने आप बड़ी तेजी से उड़ी चली जा रही थी। अंबर का ख्याल था कि वो बादबानों को खोलकर कश्ती के रुख को दूसरी तरफ करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसने एक ही बादबान खोला तो उसमें इस कदर तेजी से हवा भर गई कि वो फट गया और उसके चीथड़े उड़कर समंदर में फैल गए। ये हाल दूसरे बादबान का हुआ। अंबर तीसरा बादबान खोल ही रहा था कि एक जबरदस्त लहर ने कश्ती को एक तरफ लुढ़का दिया। तहखाने से शकुंतला की चीख की आवाज आई। अंबर ने नीचे जाकर शकुंतला को ऊपर खींचा और वो एक तरफ को लुढ़की। तूफान पूरे जोरों पर था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।